चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। इस चैप्टर के अंदर क्या रहता है कि हम लोग हर प्रोडक्ट हमारा ज्यादातर एक जैसा सा होता है, तो हम कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्ट की कितनी आ रही है और उसको डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम कॉस्ट और अलग अलग ओवरहेड भी लिखते हैं। हम पर यूनिट की कॉस्ट भी निकालते हैं और टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट एक जैसा सा होता है, इसलिए हम इसको सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम तीन चीजें बनाना सीखेंगे: कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन अकाउंट। असल में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट होती है एक ही बात है, बस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम नहीं बनता है और कॉस्ट शीट में पर यूनिट का कॉलम बन जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर हमें आउटपुट दिया हुआ है और हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो आपको हमेशा ही कॉस्ट शीट बनानी है, चाहे क्वेश्चन में कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोले या कॉस्ट शीट बोले। और अगर हमें आउटपुट नहीं दिया है तो हम कॉस्ट शीट बना ही नहीं सकते, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल ही नहीं सकते। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं उसे भी कॉस्ट शीट बोल देते हैं। मतलब कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इंटरचेंज यूज हो जाता है ना, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। जो प्रोडक्शन अकाउंट है वो टी फॉर्म में बनता है, वो बिल्कुल लास्ट में एक आध क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है। तो ये एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की क्या आ रहा है, इसीलिए इसे यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं जो आइडेंटिकल है इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब एक जैसा माल बनाते हैं। जैसे मान लिया हम साबुन बना रहे हैं, तो साबुन 100 ग्राम का साबुन है तो लाखों करोड़ों पीस हम वही बना रहे हैं, तो उसका पर यूनिट का कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इस मेथड को सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेस एक ही होता है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस में माल नहीं बनता है, एक ही ऑपरेशन के बाद माल बन जाता है। इसे आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो मेथड है वो सिंगल आर्टिकल को लार्ज स्केल पे बनाता है, इसलिए इसे आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे ब्रिक, ईट बनाते हैं तो एक जैसी ईट बहुत ज्यादा बनती है। पेपर मिल में पेपर एक जैसा बहुत बनता है, मिल्क डेयरीज में मिल्क बहुत ज्यादा एक जैसा बनता है, शुगर मिल में शुगर बनती है, कपड़ा मिल में कपड़ा बनता है, स्टील, सीमेंट, तो ये सारी चीजें एक जैसी होती हैं और बहुत ज्यादा बनती हैं। डेफिनेशंस हमें दी हुई है, जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एज सिंगल और आउटपुट कॉस्ट सिस्टम is used in business where a standard product is turned out and it is desired to find out the cost of a basic unit of production। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हम एक सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग वो उस मेथड उस बिजनेस में यूज करते हैं जहां एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है और हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालना चाहते हैं। एक और डेफिनेशन है प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग और यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग। एक ऐसा मेथड है कॉस्ट पता लगाने का जो यूनिट पर बेस्ड होता है और जहां पर कंटिन्यूसली हमारा आउटपुट होता रहता है और एक जैसा माल बनता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम एक जैसा कपड़ा बनाते हैं और वहां पर यूनिट क्या होती है हमारी कॉस्ट यूनिट, हम किस हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं, मीटर के हिसाब से, कपड़ा मीटर के हिसाब से आता है। ब्रिक में 1000 ब्रिक होती है, मिल्क इंडस्ट्री में लीटर के हिसाब से आता है, पेपर में किलोग्राम या रिम के हिसाब से आता है, शुगर में क्विंटल के हिसाब से, सीमेंट में टन के या बैग के हिसाब से, कोयला टन के हिसाब से, वाइन में गैलन के हिसाब से, माइन में टन के हिसाब से, स्टील में टन के हिसाब से। तो ये कॉस्ट यूनिट है जिसके हिसाब से हम कॉस्ट निकालते हैं। हम कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं। कॉस्ट शीट एक ऐसा फॉर्मेट रहता है जहां पर हमारा डिफरेंट कंपोनेंट रहता है, टोटल कॉस्ट में अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं और हम टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हैं। एक कॉलम होता है टोटल अमाउंट का, एक कॉलम होता है पर यूनिट कॉस्ट का। बाकी सब चीजें सेम ही रहती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और इसमें प्राइम कॉस्ट वगैरह और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट ऐसा सब करते हैं। डेफिनेशन पर जाएं तो कॉस्ट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर हम एस्टिमेशन करते हैं डिटेल्ड कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर ऑफ ए कॉस्ट यूनिट। मतलब कॉस्ट सेंटर जहां पर हम कॉस्ट निकाल सकते हैं वहां पर एक कॉस्ट की यूनिट निकालते हैं हम यहाँ।
कॉस्ट शीट से क्या क्या हमें मिलता है, इससे हमें टोटल कॉस्ट भी मिलती है और पर यूनिट कॉस्ट भी पता चलती है। ये टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप करता है अलग अलग कंपोनेंट में। ये परसेंटेज पे भी अब निकाल सकते हो। मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कंपेयर करने में अलग अलग पीरियड में कि पिछले साल क्या कॉस्ट थी पर यूनिट, इस साल पर यूनिट क्या कॉस्ट है। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन बढ़िया मिलती है इससे, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्मुलेशन, सुटेबल पॉलिसी फिक्सेशन और सेलिंग प्राइस में हेल्प करता है। इसका थोड़ा सा हम पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसका एक बेसिक शॉर्ट में हमने इसका फॉर्मेट नोट किया था, सेम ऐसे ही आपने किया था। अब आप देख लीजिए, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, टोटल अमाउंट का एक कॉलम बनेगा और पर यूनिट का भी एक कॉलम बनेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने तीनों लिया, टोटल अमाउंट में लिखेंगे, लेकिन हम आउटपुट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉलम भी निकालें। जैसे 10,000 रुपए का मटेरियल का खर्चा है, 1,000 यूनिट बनी है, तो 10,000 को 1,000 यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए लिख लेंगे। इन तीनों को ऐड करके क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। इसे भी आउटपुट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेंगे। उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं, जिसे वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। ये हम शॉर्टकट देख रहे हैं, शॉर्ट में कैसे हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। इसके बाद हम इसे डिटेल में भी बनाना भी सीख लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद ऑफिस कॉस्ट आती है। और अगर ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री में भी ऑफिस होता होगा, तो अगर ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ही वो यहाँ पर आएंगे। अदरवाइज अगर मान लिया क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम ऑफिस ओवरहेड यहाँ नहीं लिखेंगे, हम ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड के साथ लिखेंगे। याद करिए, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आता था, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते थे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग में ही स्टॉक आता था, तो स्टॉक में फैक्ट्री के एक्सपेंस तो आते हैं लेकिन ऑफिस सेलिंग के एक्सपेंस नहीं आते। अब यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन है कि ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, तो जो फैक्ट्री कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमें कोई दे रखा है कि ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो उसको ऐड करने के बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो अगर हमें ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिए हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में जब उसे ऐड कर देंगे तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेंगे, वरना ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड साथ में आएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में। और याद रखिए, इसको सेल्स यूनिट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने जो माल बेचा है उससे डिवाइड करेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, और फिर प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल आएगा। ये आपको नोट करने की जरूरत है क्या? नहीं, आप नोट कर चुके हैं पिछली क्लास में। वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ये शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। अगर मान लिया ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, तो हमने माल बनाया कुछ हो रहा है, बेचा कुछ हो रहा है, तो जो हमारे खर्चे हैं ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस है तो सेल यूनिट पर हुए ना, और जो अप टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग पर हुआ है। तो अब से मान लिया आपने बनाई है 10,000 यूनिट और बेची है 9,000 यूनिट, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो 9,000 यूनिट पे किया है आपने, लेकिन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमने 10,000 यूनिट पे किया है। तो पर यूनिट निकालने के लिए उसे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे 9,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर यूनिट तभी पर यूनिट कॉस्ट तभी तो आएगी। अब थोड़ा सा हम इसे डिटेल में करते हैं, इसे आप नोट करेंगे, इसको थोड़ा सा मीडियम डिटेल में हमने इसको बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट में हमने शॉर्टकट जो फॉर्मेट था उसके अंदर लिखा था डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन अब यहाँ हम समझते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल
प्लस कैरेज इनवर्ड रिलेटेड टू रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऐसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये पेड प्लस आउटस्टैंडिंग होते हैं सब। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है वेजेस या एक्सपेंसेस तो वो भी हम ऐड कर देंगे, और माल जो खरीदा है वो कैश प्लस क्रेडिट सब आता है, ऐसा नहीं है कि केवल कैश परचेजेस आएगी, कैश खरीदा उधार खरीदा सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, सबको आउटपुट से डिवाइड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल, जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस, अब परचेजेस में भी नेट परचेजेस है। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, तो ये परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स होता है नेट परचेजेस, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। अब जब प्राइम कॉस्ट आता है तो प्राइम कॉस्ट के बाद हमने शॉर्टकट फॉर्मेट में केवल लिखा था फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन अब हम फैक्ट्री ओवरहेड तो लिखेंगे, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे। ऐसा इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जो माल बनना शुरू हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। इसे ऐसे समझो पहले कि हमने इस साल के अंत में कुछ ऐसा माल है जो अभी बनना शुरू हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस ईयर एंड में है, तो वो माल बना तो है नहीं, अभी बन रहा है, बिकेगा भी नहीं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है नीचे एंड में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल लाना और कॉस्ट ऑफ सेल को सेल से कंपेयर करना, ये हमारा टारगेट है। तो जब माल हमारा बिकेगा ही नहीं, बना ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, तो उसको कॉस्ट में तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है उसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि माल बना ही नहीं है तो बिकेगा भी। ऐसे पिछले पिछले साल का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था वो इस साल का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा, उसका खर्चा पिछली बार नहीं लिया होगा, जैसे इस बार का हमने माइनस कर दिया, ये अगली बार खर्चे में आ जाएगा। तो पिछली बार का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे, क्योंकि पिछले साल जो खर्चा हुआ होगा वर्क इन प्रोग्रेस पे वो इस साल बनेगा, और इस साल के खर्चे तो आ जाएंगे लेकिन जो पिछले साल खर्चे हो चुके हैं वो नहीं आएंगे, इसीलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होगा। ये हमेशा करते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल भी तो ऐड किया था, ऐसे ही है। और साथ ही साथ जो माल बेचने माल बनाने पर हमारा स्क्रैप बच जाता है माल का, वो बिक जाता है कबाड़ में, तो उसे भी हम लेस कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड से ताकि हम कॉस्ट निकाल सके। तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग प्लस हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग माइनस हो जाता है, सेल ऑफ स्क्रैप भी माइनस हो जाता है, और इसके बाद हमारा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। अगर ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाता है। लेकिन अगर ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें दिए हुए हैं तो उसे ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड नहीं दिए हैं तो उसको इग्नोर कर देंगे। और अब हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस। ऐसा करने से हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम हर एक टोटल कॉस्ट को पर यूनिट निकालने के लिए आउटपुट से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट से ही डिवाइड किया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्लोजिंग यूनिट से डिवाइड किया है, तभी तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी। और आप ध्यान देंगे तो WIP को हमने यूनिट से डिवाइड ही नहीं करा है। उसका रीजन ये है, ये माल ही पूरा नहीं बना है तो हम इसकी पर यूनिट की कॉस्ट निकाल भी नहीं पाएंगे, तो इसको हमें पर यूनिट कॉस्ट को नहीं लिखना होता।
अब जैसे ही हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक प्लस माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल यूनिट से रिलेटेड आई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड सबको सेल्स यूनिट से डिवाइड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। अब ऑफिस के एक्सपेंस आएंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस आएंगे, इसे भी सेल यूनिट से डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, इसे भी सेल यूनिट से डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसे भी सेल यूनिट से डिवाइड करेंगे, सेल आएगा उसे भी सेल यूनिट से डिवाइड करेंगे पर यूनिट के कॉलम में लिखने के लिए। दो कॉलम बनते हैं अमाउंट के, एक टोटल और एक पर यूनिट। तो ये मीडियम था, मतलब बहुत ज्यादा हमने डिटेल में नहीं देखा, एक मीडियम, लेकिन इसी से ही आपको पूरी जानकारी। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? आपने भी नोट कर लिया है? अगर कोई रह गया है तो उसको वीडियो को रोककर पॉज करके नोट कर सकते। अब देखो जो डिटेल्ड है, डिटेल नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। ऐसी ऑफिस में ऑफिस के एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा वो और आपको पता चल जाए उसके लिए। ये पिछले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कि कुछ आइटम हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती हैं, जैसे फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, फाइनेंशियल नेचर की इनकम नहीं आती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह। और फाइनेंशियल इनकम होती है इन्वेस्टमेंट की इनकम या रेंटल। एबनॉर्मल आइटम को भी नहीं लेते हैं, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल गेन हो, उनको भी हम नहीं लेते हैं। और अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो खर्चा नहीं होता है, वो तो केवल एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि जो ओनर ने अपना ही पैसा लगाया उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि हम ये दे नहीं रहे हैं लेकिन लिख लेते हैं सही कोर्स निकालने के लिए, अगर हम ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पर सबने लोन ले रखा है। ऐसे ही इम्प्लाइड इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है इन रेंटल कॉस्ट ऑफ आवर ओन बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग की रेंटल कॉस्ट, वो भी हम लिख लेते हैं कई बार सही सही कॉस्ट निकालने के लिए। कई बार हम ओनर की सैलरी भी लिख लेते हैं, तो वो सब हम सही कॉस्ट निकालने के लिए लिखते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं सब की मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। मटेरियल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के लिए मेन सबसे पहली कॉस्ट होती है। बिना मटेरियल के तो आप कोई काम करना शुरू ही नहीं कर सकते। कोई भी काम शुरू करेंगे सबसे पहले मटेरियल लगेगा, और ज्यादातर केस में 80, 90, 100% मटेरियल स्टार्टिंग में लग जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल किसे बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्ट के अंदर है, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, हेल्प करने के लिए कहीं इधर उधर लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पर आपको बता देखना है कि क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है। मिल्क यूज हुआ आइसक्रीम में, डायरेक्ट मटेरियल है। आपने मोटर में वायर यूज करी है, बोतल का इस्तेमाल हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, बैग यूज हुए शुगर के लिए। तो जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है वो भी डायरेक्ट मटेरियल है। बैग है, अब कोई भी चीनी, आटा, चावल, कोई भी चीज है तो वो एक एक दाना हाथ में तो लेकर आएंगे नहीं, तो उसके जो बैग है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल ही होता है। इंगोट्स यूज बाय फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग, ये होता है कि जब हम कुछ लोहे की आइटम बनाना चाहते हैं तो उसको पुराने लोहे को गलाकर फिर उसको नई शेप में डालकर उसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनगोट्स होता है, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है देखी हो कभी, ऐसे लोहे की भी आती है, तो उसको यूज करके गलाकर हम कुछ बनाते हैं, तो ये भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। कार के अंदर सीट है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल होता है। चीनी के लिए शुगर है, वो शुगर केन है, मतलब गन्ना है, वो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। रेडियो के अंदर स्पीकर है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। बुक के अंदर पेपर लगे हैं, वो भी डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। मशीन के अंदर ऑयल लगा रहे हैं उसे लुब्रिकेंट करने के लिए,
तो इकलौता ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसके अलावा सभी के सभी डायरेक्ट मटेरियल। ये बात क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने सीखा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, मैंने नेट परचेजेस लिखी थी तो आप इसमें से लेस कर सकते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर स्क्रैप वैल्यू सीधा रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन में लिखी है कि स्क्रैप है रॉ मटेरियल की, तो वो यहीं से लेस हो जाएगी। देखिए हमने ये सीखा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। तो अगर प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लेस कर दिया जाए तो डायरेक्ट मटेरियल बचेगा। तो वही हमारा नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है, प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लेस कर दीजिए तो भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। कई बार हमें बता रखा होता है कितनी यूनिट बनाई है और ये एक यूनिट में कितना मटेरियल का खर्चा आता है, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें केस नंबर 1 में बता रखा है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालिए। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 29,500 और परचेजेस दे रखा है 1,90,000, कैरेज हमें दे रखा है 1,500। तो इन सबका टोटल क्या आ गया 29,500 प्लस 190 प्लस 15। इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, कितना आ गया 1,80,000। बी पार्ट में बोल रखा है प्राइम कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो प्राइम कॉस्ट में से लेस कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। टी केस हमें बता रखा है डायरेक्ट मटेरियल लेबर का 250%, डायरेक्ट लेबर है 1,60,000, इसका 250% कितना होता है 4 लाख। टी केस में हमारा 4 लाख आ गया है। मटेरियल हमें चाहिए, मटेरियल 1 ₹2 पर यूनिट जो आता है 5 यूनिट चाहिए, और मटेरियल सेकंड ₹1 पर यूनिट चाहिए आता है, वो भी 5 यूनिट लगता है। हमारी प्रोडक्शन है 6,900 यूनिट्स। अब देखिए जो हमारा प्रोडक्शन है वो जरूरी नहीं है कि एक यूनिट फिनिश गुड्स में, जो प्रोडक्शन होता है वो फिनिश गुड्स होता है, और एक यूनिट की फिनिश गुड्स में एक यूनिट ही रॉ मटेरियल लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो रॉ मटेरियल नंबर 1 हमारा कितना लगेगा 6,900 इंटू 5, कितना आया 34,500 यूनिट्स आया, और ये है ₹2 पर यूनिट। तो कितना एक्सपेंस हुआ, और जो रॉ मटेरियल सेकंड है वो भी 5 यूनिट लग रहा है ना, वो भी 5 यूनिट लग रहा है, और लेकिन वो ₹1 का है, वो आएगा 34,000। टोटल कितना हो जाएगा
यार कैलकुलेशन भी अब मुझे आपको सिखानी पड़ेगी क्या? सब पूरी बिना दिमाग लगाए बता रहे हो क्या आ रहा है? 1,03,500। आसन में आती है कैसे करना है? अब आती है हमारे पास दूसरे नंबर पर लेबर कॉस्ट। जो लेबर कॉस्ट होती है वो, लेबर का मतलब रहता है कि जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं माल बनाने की, तो हम जो पैसा देते हैं वो लेबर कॉस्ट होती है। और ये जो लेबर कॉस्ट होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार तो मटेरियल से ज्यादा भी हो जाता है। इसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट पर सीधा काम कर रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट पर सीधा काम नहीं कर रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में वेजेस दिए हमने, वर्कर सीधा मशीनरी पर काम कर रहा है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। स्पेसिफिक जॉब पर कोई काम कर रहा है ओवर टाइम, वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अगर वो स्पेसिफिक जॉब नहीं होती, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेशली कोई ओवर टाइम नहीं दे रहा है, एक नॉर्मल जनरल ओवर टाइम दे रहा है, तो उसमें ओवर टाइम पर हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो यहां पर लिखा ना ओवर टाइम प्रीमियम, तो ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम मतलब, देखो अगर हम 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं, हर घंटे का 10 रुपया, सुबह 9 बजे आता है वर्कर, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है। कोई काम है जरूरी, तो हमने वर्कर से कहा भैया ऐसा है, आज है ना रात को 10 बजे तक काम कर, मैं बहुत जरूरी किसी को काम देना है और उसको हमने वादा कर रखा आज ही देना है, तो आज रात को 10 बजे तक काम कर। अब हम उसे 10 रुपए घंटा देते, तो ये तो अलग है। लेकिन जब वो शाम को 5 से 10 बजे तक काम करेगा, 5 घंटा काम करेगा, तो उसके लिए जनरली उसे 15 रुपए पर आवर या 20 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट हो। तो 10 रुपए की नॉर्मल पेमेंट है, अब मान लिया 15 रुपए की पेमेंट है, तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है इसे ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं। जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे, इसे क्या बोलते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम। तो ये जो 5 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया है ये ओवर टाइम प्रीमियम है। तो ये जो ओवर टाइम प्रीमियम हमने दिया है ये स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है तो डायरेक्ट हो जाता है, और एक जनरल है कि जैसे सीजन है, शादियों का सीजन है, हमारा काम ऐसा है कि काम ज्यादा है, तो हमने कहा रोजाना ही 10 बजे तक बैठ जाओ या 8 बजे तक बैठ जाओ, तो वो कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं रोका हमने, उसे ऐसे जनरली रोक लिया। तो ये फिर इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है, ओवर टाइम प्रीमियम। तो 15 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए तो डायरेक्ट लेबर ही होगा, लेकिन जो 5 रुपए है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा अगर वो जनरल है, और स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि स्पेसिफिक जॉब पर हम एक्स्ट्रा पेमेंट देकर काम करा रहे हैं, तो ये उसी का ही जॉब का खर्च है। वेजेस दिया है मेंटेनेंस वर्कर को, मेंटेनेंस वर्कर होता है कोई टूट फूट वगैरह वो सबके लिए होते हैं, ये सीधा प्रोडक्शन पर काम नहीं कर रहे होते, तो इसको जो हम पैसा देते हैं ये क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर होता है। मैनेजर तो काम करता ही नहीं है कि मशीन पर जाकर या प्रोडक्ट पर काम कर रहा है, वो तो बस देखता है काम कैसे हो रहा है, तो ये भी इनडायरेक्ट लेबर होती है। सेलमैन क्या प्रोडक्ट पर काम कर रहा है? नहीं। क्या वॉचमैन प्रोडक्ट पर काम कर रहा है? नहीं। तो ये सब इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर केवल वही है जो सीधा सीधा उस प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए या तो हमें नंबर ऑफ यूनिट दे रखी हो और पर यूनिट का लेबर का कॉस्ट दे रखा हो, या वही है प्राइम कॉस्ट में से मटेरियल और एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना चाहिए, फिर सॉल्यूशन से चेक करना। तो यहाँ पर मटेरियल की जो कॉस्ट है 45,000 है, लेबर है 1/3 ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की कॉस्ट 45,000 है तो इसका 1/3 15,000 हो जाएगा। ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में प्राइम कॉस्ट में से हम लोग माइनस कर देंगे मटेरियल की कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
तो कितना आ रहा है? थर्ड केस में हमें डिपार्टमेंट 1 में 5 रुपए पर आवर के हिसाब से 2 घंटे की जरूरत है, तो 10 रुपए का खर्चा आएगा। और पर यूनिट का है डिपार्टमेंट सेकंड में 2 रुपए के हिसाब से 6 घंटे का 12 रुपए, डिपार्टमेंट थर्ड में 2 घंटे का 1.5 के हिसाब से टोटल कितना आया? 25 रुपए। और 6,900 यूनिट बनाई है, तो 6,900 यूनिट का कितना खर्चा आएगा? 1 लाख। यही आ रहा है क्या? तो ये हमारा लेबर का, कोई डाउट है? इसके बाद आता है प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हम प्राइम कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, अब याद करो प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं ऐड? फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, ना? तो हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब मान लिया क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, ये सब दिया है और प्राइम कॉस्ट पूछा है, तो रिवर्स कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, माइनस कर देंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और फैक्ट्री ओवरहेड, तो प्राइम कॉस्ट आ जाए। तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इसी टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ना? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको बताया था हमारे पास एक तो प्राइम कॉस्ट होती है जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जब भी ओवरहेड की बात आती है तो हमें क्या समझना चाहिए? हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्राइम कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जिसको ओवरहेड बोल देते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आ जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट, है ना? और अगर ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो ऐड हो जाता है, नहीं तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। और इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, है ना? तो हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहीं से ही हमें बता रखा है। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में भी हम चल सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन वैसी है। नहीं, अगर हमें यूनिट बता रखा है कितनी बनाई है और एक यूनिट की फैक्ट्री कॉस्ट बता रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड बता रखे हैं, तो वो भी आराम से आ जाएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, प्राइम कॉस्ट का 1/9 है फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट है 72,000। हमें पता चल जाएगा ना, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 1/9 है, तो प्राइम कॉस्ट है 72,000, उसका 1/9 8,000 रुपीज आ जाएगा। बी पार्ट में बोला है वर्क ओवरहेड है वर्क कॉस्ट का 10% और प्राइम कॉस्ट है 28,80,000। अब देखो, हमें मालूम है, बी पार्ट की बात करें तो हम लोगों को मालूम है कि जो प्राइम कॉस्ट होती है उसमें हम वर्क ओवरहेड ऐड करते हैं तो वर्क कॉस्ट आती है, ये तो हमें पता है। प्राइम कॉस्ट हमें दिया हुआ 28,80,000, वर्क ओवरहेड हमें दिया हुआ 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 0.90 वर्क कॉस्ट इज 28,80,000, तो वर्क कॉस्ट इज 28,80,000 डिवाइड बाय 0, कितना है?
वर्क ओवरहेड है वर्क कॉस्ट का 10%, 3,20,000। ठीक है, तो डाउट इसमें? सी पार्ट में लिखा है मशीन आवर्स है 900 और 1 घंटे पर 5 रुपए का खर्चा आता है, तो 900 इंटू 5 4500। डायरेक्ट लेबर है 17,500, उसका 175% यहाँ है। डायरेक्ट लेबर is 17,500 being 175% of work overhead, तो वर्क ओवरहेड का 175% डायरेक्ट लेबर है, ऐसा लिखा है। तो वर्क ओवरहेड का 175% 17,500 है। वर्क ओवरहेड हो जाएंगे 17,500 डिवाइड बाई 175, तो वर्क ओवरहेड 10,000। यहाँ पर कोई टेंशन है आपको? फैक्ट्री कॉस्ट, अगर हम फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाती है हमारे पास? फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर वही दे रखा है जैसे आप ए पार्ट देखिए, प्राइम कॉस्ट है 9 लाख प्लस वर्क ओवरहेड 60% ऑफ लेबर, तो लेबर कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ है? तो कितना हो गया? 3 लाख प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लाख माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3 लाख, चला गया 10 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 10। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट करिएगा। नाउ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे ऐड करके क्या आता है? इसमें क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसमें एक कॉस्ट ऐसी है जो मटेरियल से रिलेटेड है, बाकी सारी चीजें मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। तो अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल हटा दूं तो इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आ गया? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूं कि फैक्ट्री कॉस्ट में से मैं डायरेक्ट मटेरियल हटा दूं तो भी मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ई पार्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है हमें 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ 2 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ 1 लाख, तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी कितनी? ऐसे ही बी पार्ट में फैक्ट्री कॉस्ट 10 लाख है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख लेस कर देंगे, तो 10 लाख में से 4 लाख लेस कर देंगे तो 6 लाख आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ते। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो जैसा हमें क्वेश्चन में कहा हो उसी हिसाब से हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालिए। केस नंबर ए है, ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 25% है और वर्क कॉस्ट 80,000। वर्क कॉस्ट 80,000 है और इसका 25% क्या है? ऑफिस ओवरहेड। तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप से। अब हम याद करिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वर्क कॉस्ट प्लस
ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर नहीं है तो ऑफिस जो वर्क कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, वर्क कॉस्ट है 1 लाख और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो अगर 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 ये ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन अगर है तो ऐड कर देंगे, नहीं तो हमारी वर्क कॉस्ट 1 लाख ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ही हम इसे ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा और ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये नहीं लेना है, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए वर्क कॉस्ट और ये है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमें ये कहना चाह रहा है कि ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ये तो हमें तो सीधा सीधा 1 लाख दे ही रखा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इफ ऑफिस ओवरहेड्स आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये आंसर आ गया, वर्क कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर इफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसी सिचुएशन है तो हमें पता वर्क कॉस्ट में हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमें करना पड़ेगा। तो बी पार्ट में क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड 1 लाख है और 25% है ये वर्क कॉस्ट का। ठीक है, तो वर्क कॉस्ट कितना ये नहीं बताया, लेकिन हमें बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट का कितना है, 25% है ना। तो वर्क कॉस्ट का 25% में 1 लाख रुपए दिया होगा, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी कितनी आ गई, 4 लाख। वर्क कॉस्ट आ गई 4 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गया 1 लाख, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, सी पार्ट है ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1 लाख है जो कि 20% है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% 1 लाख रुपया दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी कितना, ये बात समझ में आती है। आगे बढ़े, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो जितना माल हमने यूनिट्स में, जितना माल हमने यूनिट्स में बनाया है और बेचा है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जितना माल बेचा प्लस जितना क्लोजिंग स्टॉक है, ये टोटल माल अवेलेबल है हमारे, बिक गया, मतलब आप ये क्या रो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना हमने, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्या लिखते हैं, नेट परचेजेस, है ना, यहाँ क्या लिखते हैं, सेल्स, यहाँ क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ परचेजेस की जगह, क्योंकि फिनिश गुड्स की बात हो रही है तो यहाँ प्रोडक्शन आ जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए लिखा है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ से ओपनिंग स्टॉक अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूनिट्स प्रोडक्शन की आ जाएगी, कितनी यूनिट बनाई है। जैसे केस नंबर ए, केस नंबर ए में 7500 यूनिट बेची हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है और हमसे पूछा है बताइए प्रोडक्शन कितना है। प्रोडक्शन हो जाता है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस, तो सेल्स कितना है 7500, क्लोजिंग कितना है 24, ओपनिंग कितना है। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन कितनी करी होगी, कितना आ गया 7500 प्लस 2400 माइनस 1000, 6900,
है ना। अब आप चेक कर सकते हो 6900 हमने प्रोडक्शन करी, 3000 पहले ही थी, तो इसे होता है माल अवेलेबल कितना था, 9900। ये माल अवेलेबल था, है ना। तो ये जो हमारा माल अवेलेबल था इसमें से हमने बेच दिया कितना, 7500, तो माल कितना बचा, 24। देखो 2400 ही क्लोजिंग। ठीक है, तो ये हमारा 6900 हो गया प्रोडक्शन यूनिट्स। अब हमें बी पार्ट में भी बस ऐसे ही दिया है, बस थोड़ा सा क्या है कि बी पार्ट में हमने सेलिंग प्राइस, सेलिंग अमाउंट दे दिया बजाय यूनिट देने के, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दिया। तो 2,40,000 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को सेल्स यूनिट आ जाएंगी और क्वेश्चन ऐसा ही हो। ऐसे सी में हमें सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ये भी आप ध्यान से करिएगा, घर कंप्लीट करिएगा। लास्ट में आते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है, बताइए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। इन इंफॉर्मेशन से हमें बताना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कौन से, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कौन से, और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जिसे आप डिसरिगार्ड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। तो डिसरिगार्ड हम करेंगे अगर वो खर्चा फाइनेंशियल नेचर वगैरह का है जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सेलमेंट कमीशन कौन सा खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड। वेयर हाउस वेजेस, देखो वेयर हाउस कहां पर होता है, आप देखो जो हमारे खर्चे होते हैं ना, जो हमारे खर्चे होते हैं वेयर हाउस, मतलब वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, माल को बेचने से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेयर हाउस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ही आ जाता है। वेयर हाउस का खर्चा भी हम सारा का सारा वहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस रिपेयर भी हमारी कहां पर जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइटिंग ऑफ ऑफिस कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड, सेल करने के लिए हम ट्रेवल करते हैं। वेयर हाउस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा, और नॉर्मल ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन। लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंटिंग स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी नॉर्मली यूज होती है। ट्रेड मैगजीन ऑफिस से रिलेटेड है, डोनेशन आती नहीं है, बैंक चार्जेस आते नहीं है, डिस्काउंट अलाउड आती नहीं है, वेंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाते हैं, और इनकम टैक्स आता नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बात समझ में आती है आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में हमसे पूछा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में का 20% सेलिंग एक्सपेंस है, तो 1,00,000 का 20%, 20,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंस हो जाए। 13 करिएगा क्वेश्चन कंप्लीट आप। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। जैसे यहां लिखा है सेल 1,20,000 है और प्रॉफिट है सेल का 20%, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेल 1,20,000 है, प्रॉफिट कितना हो गया 20%, मतलब 24,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, सेल में से प्रॉफिट हटा दोगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कॉस्ट में ऐड कर दोगे, जैसे ये कॉस्ट है 1,20, इसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 24,000। ठीक है, तो यही हमें निकालना था प्रॉफिट। हो जाएगा।
हमें बताना है रॉ मटेरियल परचेजेस कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना खर्च हुआ है। तो रॉ मटेरियल देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस होते हैं, वो दिए हुए नहीं है रिलेटेड टू परचेजेस, माइनस क्लोजिंग। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 193 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो 90,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नेट परचेजेस 193 प्लस माइनस कितना आ गया 98। बात समझ में आती है। और हमसे क्या पूछा है, डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी। तो हमें ये जो है डायरेक्ट लेबर हमें सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है ना। और हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करके क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। फिर हमारे फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करके क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करके फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट कितना 6,54,000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया हुआ है 80, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया है 70, फैक्ट्री ओवरहेड कितने दिए 1 लाख। तो यहां से हम प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी 6,54,000 प्लस 80,000 माइनस 70,000 माइनस 67 4,97,000 आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 1,93,000 ना, हमारा डायरेक्ट लेबर आ जाएगा कितना आ गया 3,04,000, 497 में से 1,93 माइनस कर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक इसे कंप्लीट